हेलो दोस्तों, मैं किशन दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट विद किशन 24/7। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर की थर्ड यूनिट पाठचर्या प्रारूप। दोस्तों इसके अंतर्गत जितने टॉपिक हैं हम देखने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों हम देखेंगे पहला हेडिंग पाठचर्या प्रारूप। दोस्तों पाठचर्या प्रारूप का अर्थ एवं परिभाषा को हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठचर्या प्रारूप एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पाठचर्या बनाए जाने के पहले उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। वही प्रारूप या अभिकल्प पाठचर्या को वास्तविक रूप प्रदान करता है। जितने प्रकार की पाठचर्या का प्रारूप होगा उतनी ही प्रकार की पाठचर्या होगी। जेम्स एम ली के अनुसार छात्र पाठचर्या की संरचना का निर्माण 6 भिन्न भिन्न तत्व मिलकर करते हैं, जैसे आयोजन का प्रारूप, क्षेत्र, अनुक्रम, निरंतरता, संतुलन या विस्तार एवं एकीकरण। दोस्तों यहीं पर सेलर एवं अलेक्जेंडर के अनुसार पाठचर्या प्रकल्प व संरचना है जिसका विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों को चुनने, नियोजित करने तथा कार्यान्वित करने में प्रयोग किया जाता है। अतः प्रकल्प वह योजना है जिसका सीखने की प्रक्रियाओं को प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा अनुसरण किया जाता है। दोस्तों अब हमने पाठचर्या प्रारूप का अर्थ एवं परिभाषा अब देख लेते हैं। मतलब अर्थ एवं परिभाषा देखा तो अब उसके अंतर्गत देख लेते हैं कि प्रारूप के अंतर्गत अध्ययन के विषयों को समेकित किया जाता है। इसमें शिक्षक तथा विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर विषयों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रारूप के पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इसमें संपूर्ण तथा सार्वभौमिक शिक्षा, सामूहिक शिक्षा, व्यक्तिगत अध्ययन, सामाजिक कार्यों को भी स्थान दिया जाता है। नवीन समयानुसार परिस्थिति वह वातावरण के अनुसार पाठचर्या प्रारूप के साथ आधुनिक प्रयोग किए गए हैं। इस पाठचर्या प्रारूप में परंपरागत तथा आधुनिक तत्वों का समावेशन किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पाठचर्या प्रारूप का वर्गीकरण। दोस्तों पाठचर्या प्रारूप को कई वर्गों में बांटा जाता है। यहाँ पर पाठचर्या प्रारूप का वर्गीकरण दर्शाया जा रहा है, जैसे कि हमने 3 भागों में देख सकते हैं। पहला भारतीय पाठचर्या प्रारूप, दूसरा पाश्चात्य पाठचर्या प्रारूप, तीसरी की बात करते हैं आधुनिक, अत्याधुनिक, नवीन पाठचर्या प्रारूप। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पहली हेडिंग पाठचर्या प्रारूप, भारतीय पाठचर्या प्रारूप। अब दोस्तों भारतीय पाठचर्या प्रारूप का वर्गीकरण इस प्रकार है कि पहला समान प्रारूप। यह सामान्य पाठचर्या प्रारूप कहलाता है। इसमें उन विषयों तथा क्रियाओं को स्थान दिया जाता है जो छात्र छात्राओं के लिए सामान्य तो होती है किंतु अनिवार्य भी होती है, जिनका लक्ष्य छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना है। देश को उत्तम नागरिक, श्रेष्ठ वातावरण, अच्छे मूल्य, व्यवहारिक ज्ञान, स्वच्छता का महत्व आदि को उपहार स्वरूप भेंट देना ही पाठचर्या का लक्ष्य। विशिष्ट प्रारूप, सेकंड हेडिंग मेरी विशिष्ट प्रारूप है। इस प्रारूप से अंतर्गत व्यक्तित्व विकास, पारिवारिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, स्त्रियों की शिक्षा, जागरूकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, सामाजिक आवश्यकताएं, नागरिकों के कर्तव्य, नागरिक के अधिकार, बाल मनोविज्ञान, शिक्षकों का विकास, बालकों की अभिप्रेरणा हेतु विभिन्न क्रियाएं, खेलों का विकास, ऐतिहासिक जानकारी, साहित्यिक विकास, राष्ट्रीय सम्मान, देश प्रेम, मूल्यों की शिक्षा आदि प्रकरणों के संदर्भ में सभी तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि एक विशिष्ट पाठचर्या का प्रारूप तैयार हो सके। अब दोस्तों तीसरी हेडिंग की बात करते हैं अति विशिष्ट प्रारूप। अति विशिष्ट प्रारूप इसके अंतर्गत दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद कार्यशालाओं का महत्व, विशिष्ट शैक्षिक आयोजना,
प्रायोगिक कार्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, आध्यात्मिक, शारीरिक प्रशिक्षण, अनुसंधान, विभिन्न देशों की राजनीति का तुलना, अध्ययन, सर्वश्रेष्ठ नागरिक निर्माण, चारित्रिक विकास, सुरक्षा के उपाय, गरीबी एवं बेरोजगारी को कम करने के उपाय, देश के लिए प्रतिबद्धता, राष्ट्रीयता की भावना, अभिरुचि, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा आदि विषयों पाठचर्या के अति विशिष्ट प्रारूप में रखा गया है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट सेकेंड हेडिंग देखते हैं कि पाश्चात्य पाठचर्या प्रारूप। पिछले कुछ वर्षों में पाठचर्या के साथ नवीन प्रयोग किए गए हैं, जिनके फलस्वरूप नए नए प्रारूप दिखाई देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में सबसे अधिक यह प्रयोग हुए हैं। अमेरिका का प्रारूप 3 भागों में वर्गीकृत है। पहला सामान्य प्रारूप, इसमें छात्रों हेतु सभी अनिवार्य क्रियाएं आती हैं जो छात्रों के लिए सरल तथा सुगम हो। अमेरिका में जब यह पाठचर्या प्रारूप बनाया गया तो इसे प्रगति की राह का एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। अब दोस्तों सेकेंड हेडिंग है विशिष्ट प्रारूप। जो भारतीय प्रारूप था वही पश्चात में भी हेडिंग है, लेकिन उसके अंतर्गत जो कंटेंट है वो थोड़ा सा चेंज है। देखिए दोस्तों, सेकेंड हेडिंग है विशिष्ट प्रारूप। इसमें शिक्षण अधिगम क्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें बालक के मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर यह प्रारूप तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट प्रारूप में अनेक वैकल्पिक पाठ्यवस्तु एवं विभिन्न क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। अब दोस्तों हमारी जो थर्ड हेडिंग है वो है छात्र क्रिया आधारित अति विशिष्ट प्रारूप। इस प्रारूप में यह विशेषता है कि इसमें छात्रों के मनोरंजन व स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा गया है। साहित्य, संस्कृति, खेल, मनोरंजन, प्रवृत्तियाँ, व्यावसायिक विषयों एवं विभिन्न क्रियाओं को महत्व दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, जो हमारी तीसरी थी। उसमें दोस्तों दिया गया था अत्यधिक नवीन पाठचर्या का प्रारूप, जो हमारी मेन हेडिंग है दोस्तों। इसके अंतर्गत अब बताया गया है कि अत्याधुनिक नवीन पाठचर्या वर्तमान में वर्चस्व में है। इसमें कोई एक निश्चित संरचना नहीं होती है, बल्कि पाठचर्या में पश्चात तथा भारतीय तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। पश्चात पाठचर्या प्रारूप में कुछ भिन्न तत्वों तथा पाठ्य वस्तुओं को रखा गया है। तो भारतीय पाठ्य वस्तुओं में कुछ भिन्न पाठ्य वस्तुओं द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, किंतु वर्तमान में सभी तत्वों को समेकित करके नवीन पाठचर्या प्रारूप बनाया जाता है। यद्यपि प्रत्येक पाठचर्या के प्रारूप की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, किंतु समय व क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार पाठचर्या प्रारूप में पाठ्यवस्तु को सम्मिलित किया गया है। अर्थात कहने का मतलब है जो आधुनिक नवीन पाठचर्या है वह पाश्चात्य प्रारूप और भारतीय प्रारूप दोनों को मिलाकर एक नई पाठचर्या का निर्माण किया गया, उसी को अत्याधुनिक नवीन पाठचर्या कहा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पाठचर्या विकास एवं पाठचर्या प्रारूप में अंतर। दोस्तों ये 2 नंबर में पूछता है कि पाठचर्या विकास एवं पाठचर्या प्रारूप में अंतर। तो आइए देख लेते हैं। आप उसमें बहुत 7-8 हेडिंग लिख देंगे, बहुत है। आइए बात कर लेते हैं कि पहले हम देखते हैं कि पाठचर्या का विकास, फिर बात करते हैं पाठचर्या प्रारूप। आइए दोस्तों पहली बात कर लेते हैं। पाठचर्या विकास विभिन्न सोपानों से होकर संपूर्णता प्राप्त होता है, जबकि पाठचर्या प्रारूप जो है पाठचर्या सोपानों का एक चरण है। सेकेंड बात कर लेते हैं पाठचर्या विकास विभिन्न पाठ्यवस्तु तथा तत्वों का संगठन है। वहीं पर इसमें बात करते हैं पाठचर्या प्रारूप पाठ्य वस्तुओं तथा तत्वों के लिए संपूर्ण संरचना है। अब पाठचर्या विकास की बात करते हैं, तीसरी हेडिंग। पाठचर्या विकास स्वयं विषय वस्तुओं को
उपयुक्त स्थान देता है। और वहीं पर प्रारूप की बात करें तो पाठचर्या प्रारूप विषय वस्तुओं को स्थान देने की प्रक्रिया को तैयार करता है। इसमें स्थान दिया जाता है, वह व्यवस्था करता है। अब बात करते हैं चौथी, पाठचर्या विकास एक संगठन स्वरूप है। ये विकास की बात हुई। अब स्वरूप की बात करते हैं, प्रारूप की बात करते हैं। पाठचर्या प्रारूप की बात करते हैं कि पाठचर्या प्रारूप एक प्रबंधन की पूर्ण योजना है। अब पाठ विकास की बात करते हैं दोस्तों। पाठचर्या विकास परिवर्तन के द्वारा होता है, जबकि जो प्रारूप है वो पाठचर्या प्रारूप पाठचर्या के विकास की प्रथम सीढ़ी है। अब दोस्तों हम विकास की बात करते हैं, पाठचर्या विकास की बात करते हैं। छठी हेडिंग, पाठचर्या विकास सामाजिक व्यवस्था के आधार पर बनाया जाता है और इसमें पाठचर्या प्रारूप पाठचर्या के आधार पर बनाया जाता है। अब दोस्तों सातवीं हेडिंग बात करते हैं, पाठचर्या विकास में वे सभी तत्व आ जाते हैं जो शिक्षा के विस्तार तथा विकास के लिए कार्य करते हैं। अब प्रारूप की बात करते हैं, पाठ्यक्रम प्रारूप पाठचर्या या पाठ्यक्रम प्रारूप का संबंध पाठचर्या के तत्वों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध स्थान में रखने से होता है। अब दोस्तों आठवीं हेडिंग की बात करते हैं, पाठचर्या विकास सीधे तौर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जबकि पाठचर्या प्रारूप से इसका विशेष संबंध नहीं होता है। अब दोस्तों नौवीं हेडिंग की बात करते हैं, पाठ्यक्रम विकास शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष है, जबकि पाठचर्या प्रारूप पाठचर्या का सैद्धांतिक पक्ष है। पाठचर्या विकास अनुभव तथा आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है, जबकि पाठचर्या प्रारूप पाठचर्या की पाठ्य वस्तु के आधार पर तैयार किया जाता है। अब दोस्तों 11वीं हेडिंग की बात करते हैं, पाठचर्या विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्य प्रारूप मूल्यांकन पृष्ठपोषण आते हैं, जबकि पाठचर्या प्रारूप एवं पाठचर्या विकास की चक्रीय प्रक्रिया का एक भाग है। दोस्तों 12वीं हेडिंग की बात करते हैं, पाठचर्या विकास में परिवर्तन तथा सुधार आते हैं, जबकि पाठचर्या प्रारूप में परिवर्तन तत्वों को एक व्यवस्था में रखने के लिए संरचना तैयार किया जाता है। दोस्तों लास्ट हेडिंग की बात करते हैं, पाठचर्या विकास पाठचर्या स्वरूप के बाद की प्रक्रिया है, जबकि पाठचर्या प्रारूप पाठचर्या विकास के पूर्व की प्रक्रिया है। जबकि इसमें बताया गया कि जो पाठचर्या विकास है पाठचर्या प्रारूप के बाद की प्रक्रिया है, तो सिंपल सी बात पाठचर्या प्रारूप पाठचर्या विकास की पूर्व की प्रक्रिया होगी। बिल्कुल। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं पाठचर्या के प्रकार, अर्थात प्रारूप या तो प्रकार। पाठचर्या एक विचारणीय प्रकरण है और सदैव ही इसे हर युग हर काल में महत्वपूर्ण माना जाता है। पाठचर्या के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण प्रकाशित हुए हैं। पाठचर्या के कई प्रकार बताए गए हैं। दोस्तों निम्न बिंदुओं द्वारा पाठचर्या के प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है। जैसे कि अगर हम बात करें पाठचर्या के प्रकार या प्रारूप, दोस्तों इसके अंतर्गत 4 हेडिंग बनाई गई है। पहला है विषय केंद्रित पाठचर्या, दूसरा है बाल केंद्रित पाठचर्या, तीसरा है समस्या केंद्रित पाठचर्या, चौथा है शिक्षक केंद्रित पाठचर्या। तो आइए दोस्तों हम लोग टाइप वाइज देख लेते हैं। पहला है दोस्तों विषय केंद्रित पाठचर्या। ओके, विषय केंद्रित पाठचर्या या प्रारूप। दोस्तों इसमें बताया गया विषय केंद्रित पाठचर्या का आशय उस पाठचर्या से है जिसमें पाठ्यपुस्तक एवं विषयों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। विषय केंद्रित पाठचर्या का प्रयोग सर्वप्रथम प्राचीन ग्रीक एवं रोम के विद्यालयों में किया गया था। विषय केंद्रित पाठचर्या में बालकों के स्थान पर विषय को आधार मानकर ही पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की पाठचर्या का उद्देश्य बालकों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान से अवगत कराना एवं उस ज्ञान को बालक के मानस पटल पर अस्थायी रूप से अंकित करना। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि विषय केंद्रित पाठचर्या पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देता है। इस प्रकार की पाठचर्या में बालकों का विकास नगण्य रहता है। पाठचर्या के ज्ञान को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उससे अलग अलग विषय की पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। इन पुस्तकों से ही बालक एवं शिक्षक अध्ययन एवं अध्यापन कार्य करते हैं।
विषय केंद्रित पाठचर्या में बालक की रुचियों आदि को महत्व न देकर विषय ज्ञान को ही अधिक महत्व दिया जाता है। वहीं दोस्तों और अगर तीसरी बात करें तो इसी विषय वस्तु को ध्यान में रखकर ही शिक्षक अध्यापन करते हैं, जिससे बालकों को ग्रहण करना होता है। इसी विषय ज्ञान के आधार पर बालकों की परीक्षा ली जाती है। परीक्षा परांत मूल्यांकन के माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि बालक के विषय वस्तु से कितना ज्ञान अर्जित किया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विषय केंद्रित पाठचर्या की विशेषताएं। इसकी विशेषता देख लेते हैं दोस्तों। इसमें बताया गया हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था विषय केंद्रित पाठचर्या पर आधारित है। विषय केंद्रित पाठचर्या के कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, विषय केंद्रित पाठचर्या के माध्यम से परंपरागत ज्ञान को सुविधाजनक तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। सेकेंड बात करते हैं, विषय केंद्रित पाठचर्या में उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट, विषय केंद्रित पाठचर्या एक निश्चित सामाजिक एवं शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होती है। दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, विषय केंद्रित पाठचर्या के माध्यम से छात्रों को ज्ञान देने के साथ साथ उस ज्ञान को सुदृढ़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, छात्र द्वारा संचित ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयुक्त करने में भी विषय केंद्रित पाठचर्या सहायता करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विषय केंद्रित पाठचर्या के द्वारा विभिन्न विषयों के बीच सहसंबंध स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विषय केंद्रित पाठचर्या के द्वारा शिक्षण एवं मूल्यांकन दोनों ही कार्य सहजतापूर्वक विधि से किए जा सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, विषय केंद्रित पाठचर्या में संशोधन एवं परिवर्तन सफलतापूर्वक किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि विषय केंद्रित पाठचर्या की कुछ सीमाएं अर्थात इसकी क्या कमियां हैं उसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें दोस्तों बताया गया कि विषय केंद्रित पाठचर्या की सीमाएं जो होती हैं निम्नलिखित हैं। पहला है कि विषय केंद्रित पाठचर्या का सबसे बड़ा दोष यह है कि पाठचर्या में बालक की रुचि, बौद्धिक स्तर, योग्यताओं आदि को ध्यान में न रखकर नहीं रखा जाता है। सेकंड है कि विषय केंद्रित पाठचर्या शिक्षा के मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास जो है मूल उद्देश्य यही होता है को पूरा नहीं कर सकता। नेक्स्ट की बात करते हैं, विषय केंद्रित पाठचर्या में बालक की जनतांत्रिक भावनाओं के विकास की उपेक्षा की जाती है। और नेक्स्ट बात करते हैं, विषय केंद्रित पाठचर्या में सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बालकों से सदैव यह अपेक्षा की जाती है कि वह विषय के प्रति समर्पित रहे, जो कि संभव नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अधिगमकर्ता अर्थात बाल केंद्रित पाठचर्या। दोस्तों बात करते हैं बाल केंद्रित पाठचर्या। वर्तमान समय में शिक्षा विषय केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो गई है, क्योंकि यह पूर्ण मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। अतः पाठचर्या भी विषय केंद्रित नहीं रह गई है, यह भी बाल केंद्रित हो गई है। बाल केंद्रित पाठचर्या का निर्धारण बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। बाल केंद्रित पाठचर्या में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। बालक केंद्रित पाठचर्या का निर्माण बालक की रुचियों, प्रकृति, मानसिकता, आवश्यकताओं आदि के आधार पर किया जाता है, जिससे बालक पाठचर्या में रुचि ले सके। इस पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है। बाल केंद्रित पाठचर्या का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डीवी के प्रयोगशाला में किया गया था, जिसमें जेम्स एम ली के अनुसार बाल केंद्रित पाठचर्या वह पाठचर्या है जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं पाठचर्या की बात कर रहे हैं। बाल केंद्रित पाठचर्या की विशेषता। अभी हमने देखा कि जो बाल केंद्रित पाठचर्या है वह क्या है, अब उसकी विशेषता देख लेते हैं। इसमें बताया कि वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित पाठचर्या पर आधारित है, जिसकी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आइए देख लेते हैं। पहला है बाल केंद्रित पाठचर्या क्रियात्मकता पर आधारित होती है। सेकंड, बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट,
पाठचर्या पूर्णतः बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, बाल केंद्रित पाठचर्या के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। नेक्स्ट की बात करते हैं, बाल केंद्रित पाठचर्या प्रयोगवादी विचारधारा के अनुसरण करती है। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षा पद्धति में कुशलतापूर्वक प्रयोग में लिया जा रहा है, जैसे मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति आदि। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाल केंद्रित की कुछ सीमाएं, अर्थात इसके क्या दोष हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है कि अधिगमकर्ता बाल केंद्रित पाठचर्या की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला है दोस्तों, बाल केंद्रित पाठचर्या उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए अनुपयोगी होती है। बाल केंद्रित पाठचर्या का निर्धारण बहुत कठिन होता है, क्योंकि बालकों की रुचियां में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, पाठचर्या में परिवर्तन करना अत्यंत जटिल कार्य है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें बताया गया कि इसमें अत्यधिक समय एवं धन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, बाल मनोविज्ञान को समझने वाले शिक्षकों का प्रायः अभाव रहता है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि समस्या केंद्रित पाठचर्या या प्रारूप कैसा होता है। आइए देख लेते हैं। समस्या केंद्रित पाठचर्या समस्या केंद्रित पाठचर्या मुख्य रूप से दक्षता का ज्ञान प्रदान करने के लिए वातावरण प्रदान करता है। इसमें शिक्षण कार्य नहीं किया जाता है, परंतु अधिगम भी जिज्ञासु शैली को प्रोत्साहित करते हैं। यह सीखने की एक रणनीति है जिसमें शिक्षार्थी प्रासंगिक समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट अनुदेशात्मक एवं पूर्ण योजनाबद्ध गतिविधियों को शामिल किया जाता है। समस्या केंद्रित पाठचर्या मानवतावादी शिक्षार्थियों केंद्रित सिद्धांतों की नींव है। समस्या केंद्रित पाठचर्या का उद्देश्य छात्रों को लचीला ज्ञान, प्रभावित समस्या को सुलझाने के कौशल, आत्मनिर्देशित शिक्षा, प्रभावी सहयोगी कौशल तथा आंतरिक प्रेरणा का विकास करने में सहायता प्रदान करता है। समूहों में काम कर रहे छात्रों की पहचान करना तथा किसी विषय वस्तु को क्या वे पहले से जानते हैं अथवा किस बारे में जानने की आवश्यकता है तथा किसी प्रकार से नई जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है आदि समस्या की पहचान करता है। इस प्रकार की पाठचर्या ज्ञान की प्रतिधारणा में वृद्धि करता है। यह आत्मनिर्देशित सीखने के कौशलों का विकास और विषय में विद्यार्थी के आंतरिक हित में वृद्धि करती है। समस्या केंद्रित पाठचर्या पहचाने गए लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं समस्या केंद्रित प्रारूप या पाठचर्या की विशेषता। अब दोस्तों हमने देखा कि अभी समस्या केंद्रित पाठचर्या कैसी थी, अब उसकी विशेषता देख लेते हैं। इसमें दोस्तों समस्या केंद्रित पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, या तो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, यह छात्र केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है, आजीवन अधिगम के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, तत्वों को समझने में सहायता प्रदान करता है। चौथा है, यह गहराई से सीखने तथा रचनावादी दृष्टिकोणों पर बल देता है। पांचवा है, आत्म अध्ययन में वृद्धि करता है। छठा है, बेहतर समझ और कौशल प्रदान करता है। सातवां, पारस्परिक कौशल तथा सामूहिक कार्य पुनर्बलन प्रदान करता है। आठवां की बात करते हैं, शिक्षक छात्र संबंधों में सुदृढ़ बनाता है। नौवां बात करते हैं दोस्तों, उच्च स्तर का अधिगम प्रदान करता है। 10वां है, स्वप्रेरित अभिवृत्ति को बढ़ावा देता है। अब दोस्तों अब बात करते हैं समस्या केंद्रित प्रारूप को अपनाने के कारण। समस्या केंद्रित प्रारूप को क्यों अपनाया जाए, उसके क्या क्या कारण हैं, अब बात कर लेते हैं। समस्या केंद्रित प्रारूप सीखने के अनुभव को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। यह शिक्षा को एक दृष्टिकोण के रूप में संदर्भित करता है जो शिक्षार्थियों को वास्तविक समस्या के संदर्भ में सीखने हेतु सक्षम बनाता है। साधारण शब्दों में समस्या
आधारित दृष्टिकोणों शिक्षार्थियों को परिणामों से डर के बिना एक वास्तविक जीवन कार्य प्रदान करता है। यह छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के कौशलों विकसित करता है, जबकि उन्हें अपने वर्तमान ज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता होती है। अतः समस्या केंद्रित प्रारूप को अपनाने की निम्नलिखित कारक हैं। पहला है अधिगमकर्ता उत्पादक होता है, मतलब जो अधिगमकर्ता हो वह उत्पादक होता हो। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि अधिगमकर्ता की विशेषता यह है कि इसमें छात्र ज्ञान को ग्रहण करने के साथ साथ उत्पादक भी होता है। एक नई बिक्री प्रतिनिधित्व को प्रशिक्षण कार्यक्रम के तुरंत बाद एक ग्राहक से निपटने के लिए कहा जाता है। सामान्य प्रशिक्षण में जहां उसको व्यापक उत्पाद ज्ञान प्रदान किया जाता है, वह उत्पाद के बारे में बता देगा, परंतु ग्राहक से बातचीत के दौरान उत्पाद होने वाली अनेक समस्याओं का वह समाधान नहीं कर सकता। यह समस्या केंद्रित पाठचर्या द्वारा अध्ययन कर उसकी सहायता करता है एवं उसे नवीन समस्या को हल करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरी हेडिंग है संज्ञानात्मक कौशल में सुधार करता है। दोस्तों, समस्या केंद्रित पाठचर्या अधिगम के लिए आत्मचिंतन प्रकृति को दृढ़ करता है। यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौशल में वृद्धि को सक्षम बनाता है। जिस प्रकार से समस्या की संरचना होती है, इसे सुलझाने में प्रयोग किए गए विभिन्न तरीके विद्यार्थियों को वास्तविक संसार की समस्याओं परिस्थितियों से अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तीसरी हेडिंग की बात करते हैं सहयोगात्मक मूल्यांकन का उच्च होना। समस्या केंद्रित पाठचर्या सहयोगात्मक मूल्यों को समझने में सहायता करती है। इसमें समूह के कार्यों का महत्व, समूह की बुद्धिशीलता, चर्चा और सूचना को समूह से साझा करने पर बल दिया जाता है। समूह के सदस्यों के मध्य यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण विचार और समाधान को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा आध्यात्मिक अनुकूल समाधान उभर कर आता है। इस प्रकार समस्या केंद्रित पाठचर्या न केवल शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सहयोग करता है, बल्कि उन्हें एक सामान्य उद्देश्य की ओर एक टीम के रूप में काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। समस्या केंद्रित पाठचर्या प्रारूप की सीमाएं। दोस्तों, समस्या केंद्रित पाठचर्या प्रारूप की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला है समस्या केंद्रित प्रारूप पाठचर्या में समय अत्यधिक लगता है। नेक्स्ट यह शिक्षा की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। नेक्स्ट अत्यधिक सूचनाएं छात्रों पर अधिक बल डालती है। नेक्स्ट समयानुसार पाठचर्या को समाप्त करना शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए कठिन कार्य होता है। नेक्स्ट छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, जबकि शिक्षक मात्र दिशा निर्देशन के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं शिक्षक केंद्रित पाठचर्या। अब दोस्तों हम देखेंगे शिक्षक केंद्रित पाठचर्या कैसी होती है। आदर्शवादी आवश्यकताओं पर आधारित पाठचर्या शिक्षक केंद्रित पाठचर्या होती है। शिक्षा के लाभ एवं उद्देश्य निश्चित करना,
अभ्यास क्रम का निर्माण करना, अध्यापन करना, यह अध्यापक का कर्तव्य होता है। शिक्षा को आधार मानकर पाठचर्या की संरचना की जाती है। शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है, इसमें छात्र का स्थान गौण माना जाता है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित पाठचर्या कहा जाता है। इस प्रकार की पाठचर्या में छात्रों की रुचि को ध्यान में नहीं रखा जाता। पाठचर्या के लक्ष्य एवं उद्देश्य छात्रों की उम्र या क्षमता से संबंधित नहीं होते हैं। शिक्षक अपने मत एवं विचारों को सर्वोपरि मानते हैं। यह एक गामी प्रक्रिया होती है। वर्तमान में पाठचर्या विकास, पाठचर्या से संबंधित निर्णय लेने आदि में शिक्षकों की भागीदारी बढ़ी है। कुछ शिक्षक पाठ्यक्रम समिति में भी भाग लेते हैं। हालांकि विद्यालयी स्तर पर विद्यालय के स्टाफ के सदस्य पाठचर्या संबंधी निर्णय लेने हेतु अधिक उत्तरदायित्व होते हैं। जिन देशों में शिक्षक केंद्रित पाठचर्या अपनाई जाती है, वहाँ पाठचर्या विकास के लिए विद्यालय ज़्यादातर उत्तरदायित्व होता है। इन विद्यालयों के शिक्षकों की इच्छा हो अथवा नहीं, फिर भी उन्हें विद्यालय स्तर के पाठचर्या संबंधित निर्णय लेने में सम्मिलित होना पड़ता है। अभी कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि अध्यापक विद्यालय में क्या पढ़ा रहा है, इसकी परवाह किए बगैर शिक्षक विद्यालयी स्तर पर पाठचर्या संबंधित निर्णय लेने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। भागीदारी की इन प्रकृति को देखकर शिक्षक की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भूमिका का निर्णय किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं शिक्षक केंद्रित पाठचर्या की विशेषताएं। इसमें क्या विशेषताएं हैं, आइए देख लेते हैं। शिक्षक केंद्रित पाठचर्या के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। पहला, यह पाठचर्या शिक्षक द्वारा बनाई जाती है, इसलिए वांछित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जाता है। सेकंड, शिक्षक केंद्रित पाठचर्या में विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों के स्तर, आवश्यकताओं एवं रुचियों को ध्यान में रखकर सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति को विकसित करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके माध्यम से शिक्षकों के मध्य सहकारिता की भावना विकसित होती है। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, विषय वस्तु या विषय सामग्री तार्किक रूप से व्यवस्थित की जाती है और प्रासंगिक तथ्यों को सम्मिलित करने से बचा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षक कक्ष की गतिविधियों को क्रियान्वयन में स्वयं को सहज महसूस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, समाज समुदाय की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पाठचर्या विकास में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, स्रोत एवं संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में शिक्षक द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, शिक्षक केंद्रित पाठचर्या की क्या क्या सीमाएं हैं, आइए दोस्तों देख लेते हैं। शिक्षक केंद्रित पाठचर्या की निम्नलिखित सीमाएं तो आप लोग जानते हैं, हेडिंग डालना ही होता है। अब डालिए, मतलब पहला देखते हैं कि छात्र स्रोतों एवं संसाधनों का अभाव रहता है, कठोर प्रशासन रहता है, योजना एवं प्रबंधन के कारण बाधा उत्पन्न होती है, विभिन्न संसाधनों में इनके सामान्य मानकों को बनाए रखना कठिन होता है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की वर्तमान पाठचर्या के लिए शिक्षक केंद्रित पाठचर्या उपयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, परीक्षा प्रणाली या मूल्यांकन कह सकते हैं। परीक्षा प्रणाली में एक कठोर परिवर्तन की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके द्वारा छात्र, शिक्षक एवं समुदाय के लोग की मनोवृत्ति में परिवर्तन करना कठिन होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पाठचर्या प्रारूप बनाने के पूर्व सावधानियां, मतलब जब पाठचर्या बनाई जाए तो उसके पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए देख लेते हैं। पाठचर्या प्रारूप बनाने के से पूर्व कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जो कि निम्नलिखित है। पहला, पाठचर्या प्रारूप उद्देश्य होना चाहिए। जो पाठचर्या प्रारूप बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रारूप भी उद्देश्यपूर्ण हो।
जिससे पाठचर्या को जानना सरल हो जाए। पाठचर्या प्रारूप पाठचर्या का ही स्वरूप है। पाठचर्या प्रारूप का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम पाठचर्या का व्यवस्थित, योजनाबद्ध तथा वास्तविक रूप से देख सकें। सर्वप्रथम पद पाठचर्या स्वरूप के अंतर्गत उनकी उद्देश्य पूर्ण होता है। सेकेंड है दोस्तों, पाठचर्या प्रारूप विचार विमर्श के बाद होना चाहिए। पाठचर्या प्रारूप पाठ्य का प्रारूप बनाना आसान नहीं होता है। इसका प्रारूप बनाने हेतु समिति बनानी चाहिए जिसमें कई सदस्य सम्मिलित हों तथा उस समिति के सदस्य में शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षक तथा प्राचार्य भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई शिक्षाविदों के विचार विमर्श के बाद ही यह कार्य उचित रूप से संपूर्ण हो सकता है। अतः किसी भी स्तर की पाठचर्या हो, उसका प्रारूप तैयार करने से पूर्व आपसी विचार विमर्श के बाद ही यह कार्य आगे बढ़ाया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा, पाठचर्या प्रारूप सृजनात्मक होना चाहिए। पाठचर्या प्रारूप सृजनात्मक होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत देख लेते हैं, पाठचर्या प्रारूप बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे सृजनात्मक हो, उसमें सृजनात्मकता हो। प्रारूप का स्वरूप थोड़े परिवर्तन के साथ होना चाहिए जिससे कि पाठचर्या में भी नवीनता अनुभव की जा सके तथा शिक्षकों तथा बालकों के लिए नए अनुभवों की रचना करके उन्हें नवीन विधियों द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाए। इस पाठचर्या प्रारूप में पाठ्यसहगामी क्रियाओं को साथ में जोड़ा जाए जिससे छात्रों की रुचि अध्ययन में तथा शिक्षकों की रुचि अध्यापन में बढ़ेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पाठचर्या प्रारूप कई स्तरों पर क्रियान्वित होना चाहिए। ओके दोस्तों, इसमें बताया गया कि जिस प्रकार पाठचर्या विभिन्न स्तरों पर बनाया जाता है, पाठचर्या का प्रारूप प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं उच्च प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग ही बनाना चाहिए जिससे कि पाठचर्या में स्पष्टता आए तथा हर स्तर की पाठचर्या का वर्गीकरण हो सके। प्रत्येक कक्षाओं के लिए पाठचर्या अलग अलग होने से शिक्षण का स्तर भी उठेगा व उसमें सुधार होगा। इस प्रकार पाठचर्या को प्रत्येक स्तर के लिए बनाना चाहिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।